हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं छोटा सा टॉपिक के माध्यम से आपको केमिस्ट्री का एक पोर्शन कराने वाला हूँ, N+L रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने 11 12 क्लास में नहीं पढ़ा है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में N+L का रूल योगदान देता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे N का मतलब क्या है। तो देखिए, क्वांटम संख्याएं होती हैं। कुछ क्वांटम संख्याएं होती हैं जो चार तरह की होती हैं, जैसे कि एन, एल, एम और एस। एन होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या होती है। एक होती है एल, जो द्विगुणित क्वांटम संख्या कहलाती है। एक होती है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। और फिर एक होती है स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। चक्रण दो तरह का हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक तो प्लस हो सकता है क्लॉकवाइज को अगर मान रहे हो, और माइनस मान रहे हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, माइनस यानी कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, यहाँ पे इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जान लेते हैं, एन। तो एन क्या होता है, ये कोष के बारे में बताता है। कोष के बारे में बताता है। देखिए, क्वांटम संख्याओं की मदद से आप कोष, उपकोष, कक्षक, इनके बारे में पता कर सकते हो कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, सारी उपस्थिति जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके बारे में भी आप जानकारी कर सकते हो। कौन से कोष में है, कौन से उपकोष में है, इन सभी चीजों को आप N+L रूल के माध्यम से समझ सकते हो। तो एन कोष के बारे में बताता है, एल जो है वो उपकोष के बारे में बताता है। उपकोष के बारे में कौन बताता है बच्चों, एल बताता है। ओके। एस मैंने बता ही दिया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जो एम होता है वो चक्रण, वो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताता है। जैसे हमें पता है चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n × n+2 का। ठीक है। ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। वो बाद का टॉपिक है, अभी हम N+L रूल समझते हैं। तो N+L रूल के लिए मुझे N को समझाना जरूरी था और L को समझाना जरूरी था। तो N क्या कोष के बारे में बताता है, L उपकोष के बारे में बताता है। अब जैसे मैंने लिखा 1s, तो यहाँ पे जो गणितीय संख्या होती है, जो गणित में लिखी होती है संख्या, वो कोष को दिखाती है। वो कोष को दिखाती है। ठीक है बच्चों। कोष बड़ा होता है उपकोष से। ठीक है। कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कक्षक होता है। कक्षक में आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बच्चों। तो ये कोष है, और जो इंग्लिश में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, वो उपकोष के बारे में बताते हैं। ठीक है। और कक्षक क्या होता है बच्चों, कक्षक होता है इस तरह से, जो एक्स बाई जेड होते हैं, जैसे पी एक्स, पी बाई पी जेड। तो पी उपकोष में 3 कक्षक हैं, एक्स बाई जेड, जबकि डी उपकोष में 5 कक्षक हैं, और जबकि एफ उपकोष में 7 कक्षक। ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब हमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कोष उपकोष क्या होते हैं। जो गणितीय संख्या होती है वो कोष को दिखाती है। अब यहाँ पे 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है। अब आपको इतना समझ में आ जाना जरूरी है कि जो गणितीय संख्या होती है वो कोष दिखाती है। 2 नंबर का कोष है, 3 नंबर का कोष है, जबकि जो आपकी इंग्लिश में लिखा होता है वो उपकोष के बारे में बताता है बच्चों। ठीक है। इतना पता चल गया, अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इजी से लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में देखिए कि जैसे मुझे 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा परमाणु वो आपको पता होगा, वो नियोन है। नियोन है। ठीक है। नियोन परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका परमाणु क्रमांक 10 है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम कैसे भर सकते हैं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6। अब मुझे तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता होगा। अब जैसे इसमें कितने हो गए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कैसा है, ये निष्क्रिय गैस वाला फेज है, यानी कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर वाला कोष है पहला, ये दूसरा बाह्यतम कोष है, जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी कि इसमें ये 0 वर्ग में आएगी, आपके शून्य वर्ग में आती है। और ये कैसे होती है, निष्क्रिय गैस होती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अष्टक का नियम पूरा हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु विन्यास क्रमांक होता है 13, तो इसमें कैसे लिखोगे, तो 1s2,
2s2, 2p6, 3s कितने हो गए 10 और 3s2 3p1। ठीक है। अब आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ये 3s में क्यों गया इलेक्ट्रॉन, 3p में क्यों नहीं गया। आप कंफ्यूज हो जाते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे n+l का रूल काम करता है। जैसे मैं बात करूं 3s और 3p, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इधर लिख लेते हैं 3s और 3p। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इलेक्ट्रॉन 3p में क्यों नहीं गया, 3s में क्यों गया पहले। तो बच्चों यहाँ पे n+l का रूल आपको समझ में आना जरूरी है, जो कि बताता है इलेक्ट्रॉन उस कोष में पहले जाएगा जहां पे n+l का मान कम हो। तो यहाँ पे n का मान कोष को दिखाता है, तो n का मान कितना हो गया 3, और l अगर 0 है बच्चों तो वो क्या दिखाता है, s उपकोष दिखाता है बच्चों। अगर l का मान 1 है तो वो p उपकोष दिखाता है। अगर l का मान 2 है तो वो d उपकोष दिखाता है। अगर l का मान 3 है तो वो f उपकोष दिखाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखनी चीज है, ध्यान रखने योग्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और एन आप यहाँ पे देख के बता सकते हो, इसके लिए एन का मान 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 3 है। तो एन का मान यहाँ पे आपने देख लिया 3, और यहाँ पे भी एन का मान 3 हो गया। ऊपर n+l रूल आपको लगाना है दोनों में। तो यहाँ पे s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है बच्चों। यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। चलिए p के लिए बताइए, तो p के लिए l का मान 1 होता है, तो मैंने 1 रख दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका जोड़ 3 आ गया और इसका जोड़ 4 हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, वो 3s में जाएगा, क्योंकि n+l का मान कम है। ठीक है, n+l का मान कम है। अगर कुछ ऐसा केस हो जाए जिसमें n+l का मान बराबर हो जाए, जैसे 3p4s, ठीक है, 3p4s अगर n+l का मान बराबर हो जाए, तो यहाँ पे देखिए मैं अगले पेज से लिख लेता हूं, अगले पेज में लेते हैं इसे। मैं जैसे 3p और 4s की पूछ रहा हूं बच्चों आपसे कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो आपको n+l का नियम लगाना है, n+l। तो n+l का मान जिसमें कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो मुझे पता है n का मान यहाँ पे कितना है, गणितीय संख्या जो होती है वो n को दिखाती है, यानी कि कोश को दिखाती है। इसका मान 3 है, यहाँ पे n का मान 4 है, और यहाँ पे p यानी कि l का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे s है तो l का मान 0 हो जाएगा। तो दोनों में देखिए जोड़ कितना आ गया, 4 आ गया। अब ऐसे केस में आपको कैसे डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। तो बच्चों जब n+l का मान दो कोश में बराबर आ जाए, तब बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले कम n वाले कोश में जाएगा, जिसमें n का मान कम होगा। अब देखिए n का मान इन दोनों में n+l का मान तो 4 आ ही रहा है, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉन पहले किस में भेजेंगे, जिसमें n का मान कम होगा। तो यहाँ पे 3p वाला जो है उसमें n का मान 3 है, 4s में n का मान 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा, फिर उसके बाद में 4s में भेजेंगे। ओके बच्चों। अब दूसरा एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके सामने, इसे लिख सकते हो आप। अगर मैं लिखूं 3d और 4p, ठीक है बच्चों, मेरे पास में ये दो कोष हैं, और मैंने आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन आप पहले किस में भेजोगे, तो आपके सामने n+l का नियम लगा दीजिए बच्चों, n+l का नियम लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने n+l का नियम लगा, n का मान 3 हो गया, और l का मान कितना होता है, l अगर 0 हो तो वो s होता है उपकोष, l का मान अगर 1 हो तो वो p उपकोष होता है, l का मान 2 हो तो वो d उपकोष होता है, अगर l का मान 3 हो तो वो f उपकोष होता है बच्चों। तो d के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 4 है, और p के लिए l का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये दोनों में 5 हो गया। अब आपको पता है, मैंने बताया था अगर n+l का मान बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कोष में जाएगा जिसमें n का मान कम हो। तो यहाँ पे n का मान 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले बच्चों किस में जाएगा, 3d में जाएगा, 3d में जाएगा बच्चों, 3d में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ओके।
तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ जो आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2s है और एक 4s है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों। इलेक्ट्रॉन एक है 3d और एक है 5s, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? और एक में दे देता हूँ आपको 3d और 4s, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। एक में दे देता हूँ आपको 4s और 3d, तो इसमें भी आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी कोष में जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और मैंने इजी तरीके से आपको समझाने की ट्राई की है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको सामने ऐसे लिख देता हूँ 4p, तो यहाँ पे 4n को प्रदर्शित करता है और p है वो l को प्रदर्शित करता है। और l अगर 0 है तो उसके लिए वो कौन सा उपकोष होता है? s होता है। अगर l का मान 1 हो जाएगा तो वो p उपकोष दिखाता है, l का मान 2 हो जाएगा तो वो d उपकोष दिखाएगा, l का मान अगर 3 हो जाएगा तो वो f उपकोष दिखाएगा बच्चों। इस तरह से 4 आपके सामने उपकोष उपस्थित है। अगर n प्लस एल का मान जिसमें कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, अगर मान बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसमें n का मान कम होता है बच्चों। आई होप आपको ये छोटा सा पोर्शन समझ में आ गया। धन्यवाद।